नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। इस दौरान वो 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात वाराणसी को देंगे। प्रधानमंत्री गुरुवार को बीएचयू के एमसीएच विंग क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही गंगा नदी में रो रो फेरी सेवा की भी शुरुआत वो करने जा रहे हैं। वाराणसी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। उससे पहले आपको सुनवाते हैं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा का तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वाराणसी में कार्यक्रम है उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसभा का आयोजन है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। उस कार्यक्रम को बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड में रखा गया है, जो बहुत ही खुला हुआ ग्राउंड है और जहाँ पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और सबको लेकर एक तरह से ये चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री की ओर से फूंका जा रहा है और कोशिश यही है कि जो नाराजगी हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर कोरोना के दौरान या उससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर, उसको लेकर छवि सुधारने की भी लगातार कोशिशें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी के लिए बेहद मायने रखते हैं और उस सब के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से आज चुनावी बिगुल ये फूंका है। कई योजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, कई जगहों पर वो संबोधित भी करेंगे, कई संस्थानों में वो अलग अलग योजनाएं जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही गंगा नदी में रो रो फेरी सेवा की वो शुरुआत भी करने जा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना का वक्त चल रहा है, ऐसे में ये ध्यान भी रखना जरूरी होगा कि किस तरह से जो नियम है कोरोना उनका पालन किया जाए, किसी तरह का उल्लंघन ना हो, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी, लोगों की भीड़ होगी। इस सब के बीच प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी वहां पर चुनौतीपूर्ण होगा इस स्थिति से निपटना, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार जब बार बार ये बात कही जा रही है कि तीसरी लहर का खतरा जो है कोरोना की वो बना हुआ है और दूसरी लहर भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है हमारे देश में। ऐसे में किस तरह से ये जो पूरा दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का, इस पर भी खास तौर से सबकी नजर रहेगी। तो यहाँ पर अभी हम सुन रहे थे वाराणसी के जो डीएम हैं उनको, जिनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री के उनका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन के मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों के समग्र विकास के लिए पूरी शांति जरूरी है। दुशांबे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से ये मुलाकात हुई थी विदेश मंत्री जयशंकर की, और सितंबर 2020 में मॉस्को में हुई मुलाकात के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात थी जो कि 1 घंटे तक चली है। एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि दोनों के बीच एलएसी से जुड़े मुद्दे पर भी बात हुई है। यहाँ पर बैठक में इस पर सहमति बनी है कि जल्द से जल्द सीनियर मिलिट्री कमांडरों की इस मुद्दे पर बैठक हो। मॉस्को की बैठक में एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम तय हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं को अप्रैल 2020 से जो पहले वाली स्थिति थी उसमें आना था, लेकिन अब तक ये स्थिति नहीं बनी है और बीच में छिटपुट जो टकराव हुए हैं वो भी सामने आए हैं। तो इस लिहाज से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है कि एलएसी पे क्या इस मुलाकात के बाद अब हालात बदलेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। उधर जम्मू के अरनिया सेक्टर में 15 दिनों के अंदर बीएसएफ को जम्मू में छठी बार ड्रोन दिखा है। अरनिया सेक्टर में देर रात बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन देखा, जिसके बाद जवानों की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस भी चला गया। उसके बाद सुबह से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया ताकि ड्रोन को देखा जा सके कि कोई सामान तो फेंक कर नहीं गया है, किसी तरह की कोई तस्करी तो नहीं हुई है या कोई विस्फोटक तो नहीं रखा हुआ है। क्या पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में दहशत फैलाने में लगा हुआ है? क्या इस काम में चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है? भारत की एजेंसियों की माने तो चीन आधुनिक सुविधाओं से लैस ड्रोन तैयार करके पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान सीमा पार से भारत में इनके जरिए आतंक फैला रहा है। इसके लिए सीमा पर लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। यहाँ पर आतंकियों को ड्रोन में हथियार लोड करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बुधवार सुबह जब अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखा गया तो हड़कंप मच गया। सीमा सुरक्षा बल ने फायरिंग की और ड्रोन वापस चला गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इस बात का पता चल सके कि कहीं ड्रोन से कुछ सामान तो नहीं फेंका गया। पिछले 15 दिनों में ये छठी बार है कि इस इलाके के आसपास ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ड्रोन को आजकल वॉच टावर्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है
उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को जाम करना ये आसान है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को लगाना हर बॉर्डर के ऊपर, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, LOC है, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। और वो काम हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन फिर भी जरूरी ये है कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर जम्मू हवाई अड्डे पर हुए हमले की जांच में NIA ने कहा कि हमले में स्टेट एक्टर्स की भूमिका सामने आ रही है। साथ ही FSL की जांच में साफ हुआ है कि धमाकों में RDX का इस्तेमाल हुआ था। आगे इस तरह के हमलों को न्यूट्रलाइज करने के लिए NSG और सेना कुछ तकनीकों के ट्रायल रन कर रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी से जुड़े सांसद रक्षा मामलों की कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर गए। इस कमेटी की बैठक में सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। चीन के साथ सीमा विवाद पर न बोलने देने से राहुल गांधी नाराज थे और उसके बाद उन्होंने और बाकी के कांग्रेसी सांसदों ने वॉकआउट करने का फैसला किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह का। अजय, हम जानते हैं कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी छवि को लेकर भी खासी चिंतित है। तैयारियों जो है एक तरह से चुनावी अब वो शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इसे चुनावी बिगुल फूंकने के तौर पर ही देखा जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं और क्या क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? अजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हम अजय सिंह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इसमें 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात जो है वो वाराणसी को मिलने जा रही है। उनके संसदीय क्षेत्र कई सारी तस्वीरें जो हैं वाराणसी को लेकर भी सामने आई थी कोरोना के दौरान की, वहां पर भी लोगों ने खासी मुसीबतें झेली। एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी अजय सिंह का रुख करते हैं। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो यहाँ पर हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और बीजेपी अपनी छवि को लेकर काफी चिंतित है। किस तरह की तैयारियां आप वाराणसी में देख रहे हैं? एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हम सीधे रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह का। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले ही साल चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं बीजेपी चिंतित है अपनी छवि को लेकर। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं और खासकर कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी, लोगों की भीड़ होगी, उस सब के लिए किस तरह के इंतजाम है? नहीं अदिति, इसमें हम आपको बताएं कि जिस तरीके से ये जो विजिट है ये तकरीबन 8 महीने बाद, यानी कोविड की जो दूसरी लहर है उसके 8 महीने बाद प्रधानमंत्री जो है वो बनारस अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। और जो एक IIT में जो एक जनसभा रखी गई है वो कोई आम सभा नहीं रखी गई। उन्होंने क्या किया कि उसमें 5 मीटर की दूरी पर अपने कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से और उन सारे लोगों से वो मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। उसमें आम पब्लिक की बात नहीं है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं से करेंगे। तो जाहिर है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर के है। और बनारस से पूरा जो एक नैरेटिव सेट होता है वो करने की जरूर वो कोशिश करेंगे। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का वो जो है वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस जगह पर अगर आप देखिए तो ये रुद्राक्ष जो है वो कन्वोकेशन सेंटर एक बना है, जापान के सहयोग से बना है। और यहाँ ऊपर जो है वो जापान का और उसका झंडा भी लगा हुआ है, इंडिया का और जापान के मैत्री का एक झंडा भी लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम इन पूरे सड़क पर दिखाने की कोशिश करें तो हर जगह उनकी योजनाओं का जिस तरीके से वो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जगह जगह स्मार्ट काशी की बातें की गई हैं और उसके अलावा जो वो कई परियोजनाओं का जो वो कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। रुद्राक्ष का जो ये कन्वोकेशन सेंटर है, यहाँ पर वो रुद्राक्ष का पेड़ भी एक लगाएंगे उस प्रतीक के रूप में, क्योंकि शिव की नगरी है और शिव की नगरी में जो है वो रुद्राक्ष, इसका नाम इसीलिए दिया गया है। और रुद्राक्ष का जो है वो एक पेड़ भी यहाँ पर लगाएंगे। तो कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष है, लिहाजा सब कुछ चुनाव के मद्देनजर भी हो रहा है। अदिति। बिल्कुल अजय, हम आपके पास आते रहेंगे। जिस तरह से आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन ठीक से किया जाए। और अजय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफी सारी योजनाएं जो है उनका भी उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसद आज चुनाव आयोग से मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस 4 नवंबर तक उपचुनाव करवाना चाहती है। ममता बनर्जी ने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनका विधायक बनना जरूरी है। वहीं बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की इस मांग का विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना के बीच चुनाव कराने की जल्दबाजी क्यों है। तृणमूल ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 30% से ज्यादा संक्रमण दर में कराए गए, तो अब 2% से भी कम संक्रमण दर में चुनाव कराने में आखिर क्या दिक्कत है। और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की खबरें गलत है। जब एक ही पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद हों तो चुनाव का क्या परिणाम होगा मुझे पता है, ये शरद पवार ने कहा। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा। और प्रशांत किशोर से लगातार जो उनकी मुलाकात हुई है उसको लेकर कई तरह की अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी। उनसे मुलाकात के बारे में शरद पवार ने कहा कि जो भी उन प्रशांत किशोर से बातचीत हुई है उनकी कंपनी को लेकर हुई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर से कोई बातचीत नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना की वैक्सीन को लेकर गर्भवती महिलाओं को काफी इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब वैक्सीन आ चुकी है। गर्भवती महिलाओं ने लगवाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे लोगों में संकोच देखने को मिला, वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज में भी एक तरह का डर है, जबकि ये साफ हो चुका है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वैक्सीन सेफ नहीं है। आपकी शंकाओं और डर को दूर करने के लिए एनडीटीवी गूगल लेकर आए हैं खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, सदस्य हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। डॉक्टर सुनीला, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले टीके की जानकारी में डॉक्टर सुनीला मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब से गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिली है तब से किस तरह के साइड इफेक्ट सामने आए हैं, क्या दूसरों से अलग हैं ये साइड इफेक्ट्स? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आपका आदित्य जी बहुत अच्छा सवाल है प्रेगनेंसी को लेके, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये एक बहुत ही सुखद समय होता है माँ और बच्चे के लिए। और जहां तक वैक्सीनेशन का आपने प्रश्न पूछा, ये बेसिकली किसी भी और उससे भिन्न नहीं है, परंतु हमें स्पेशली आने वाले नवजात शिशु का और माँ का दोनों का ध्यान रखना है, तो इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंडिया में अगर हम देखते हैं तो वैसे ही हमारे, अगर हम देखें, 1 या 2 बर्थ वेट पैदा होते हैं। अगर माँ को उसके ऊपर से कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो बेसिकली जो है उसको स्टिल बर्थ हो सकता है या अबॉर्शन हो सकता है। और पर्टिकुलरली इन्फेक्शंस अगर 3rd ट्राइमेस्टर में यानी कि 6 महीने के बाद होती हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे वैक्सीनेशन से भिन्न नहीं है, क्योंकि मदर एक वल्नरेबल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, तो ये वैक्सीनेशन और भी जरूरी हो जाता है। तो आपने आज का जो ये टॉपिक रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं कहूंगी, क्योंकि इंडिया में अगर हम भारत में देखें 26 मिलियन बच्चे यानी कि 260 लाख बच्चों का जन्म होता है। तो ये और भी जरूरी बन जाता है कि हम प्रेगनेंसी को सेफ बनाएं। और जबकि हमारे पास में आज की तारीख में अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध है तो हमें वैक्सीनेशन का जरूरी मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को ऑफर करना चाहिए और उनको इन्फॉर्म चॉइसेस देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्या प्रेगनेंसी की किसी खास स्टेज पर वैक्सीन लगवाना चाहिए या कभी भी लगवा सकते हैं, खासकर जिनकी डिलीवरी ड्यू है,
क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं अगर बचा है, 1 महीना 15 दिन या 1.5 महीना बचा है, क्या वो डिलीवरी हो जाने का वेट करें और तब वैक्सीन लगवाएं? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जितनी जल्दी से जल्दी अगर वैक्सीनेशन आपको उपलब्ध है, अगर माँ को पहले पता नहीं था और उनको अगर इन्फेक्शन अभी अभी हुआ है, एक सिचुएशन ये है, तो उसमें वो वेट करें और डिलीवरी के बाद लगाएं। परंतु अगर वो 6ठे महीने में, 7वें में या 8वें में है तो वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवा सकते हैं, 9वें में भी है। परंतु अगर आज उनको लगता है कि मैं डिलीवर हो जाऊंगी 2 या 3 दिन में, तो बेटर है फिर वेट करें और डिलीवरी के बाद लगाएं। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं ये कहूंगी कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, और अगर आपके 8 या 10 दिन बचते हैं तो आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करें, और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है फौरन आप वैक्सीनेशन लगाएं। परंतु आप वैक्सीनेशन कभी भी प्रेगनेंसी में लगवा सकते हैं, ये सेफ वैक्सीन है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो महिलाएं अभी अभी माँ बनी हैं, 10 दिन 15 दिन या 1 महीना ही हुआ है, उनके लिए क्या करना होगा? उन्हें किस तरह की सावधानियां जो हैं उन्हें बरतना होगा वैक्सीन लगवाने के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो उनको मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि माँ को बच्चे का दूध जरूर पिलाना चाहिए, वो भी आधे घंटे के अंदर। अगर सिजेरियन हुआ है तो हम कहेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर, उससे भी जल्दी, नंबर 1। नंबर 2, उनको दूध पिलाना है तो बच्चे के संपर्क में वो जरूर आएंगी, तो वो जरूर मास्क पहने और अपने शरीर को अच्छी तरह, बच्चे को तो क्लोज रखना ही पड़ेगा करके, तो बहुत सावधानी से और बच्चे को बहुत प्यार से दूध पिलाएं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इसमें नुकसान नहीं है। जितना बच्चा माँ का दूध पिएगा उतना ही करीब आएगा, और माँ बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि बच्चे माँ की हार्ट बीट से ही समझ जाते हैं कि मेरी माँ है करके। तो इस तरह से वो डबल मास्क भी पहनेंगे तो बच्चे उनकी हार्ट बीट से समझ जाएंगे, और वो अच्छे से बच्चे माँ का दूध पिएंगे। तो माँ को अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया, जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो तुरंत अपनी डिलीवरी के बाद लगाएं, या उनको महीना भी हो गया है तो भी आप वैक्सीनेशन लगवाएं। तो जरूरी है प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन पीरियड में वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि करीबन हमारी 50 से 60% वुमेन में, काफी औरतों में काफी हेजिटेंसी है जो कि प्रेग्नेंट है। तो ये जरूरी है कि हम उनको प्रॉपर नॉलेज दें, और हम कहें कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसके दुष्प्रभाव ज्यादा है, यानी कि बच्चे पे बहुत बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, उनकी अपनी सेहत पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्टिल बर्थ बच्चे, यानी बहुत कि महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सुनीला आप यहाँ पर कह रही हैं, क्योंकि एक माँ के साथ उसके बच्चे की जिंदगी जुड़ी हुई होती है, और जब प्रेगनेंसी का वक्त होता है तो खासकर एक मन में डर रहता है। लेकिन जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, और जो नई नई माँ बनी है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें दूसरों से, और अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त भी वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला गर्ग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। असम के धरमतुल गांव में पुलिस ने ऐसे ही एक किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां कम से कम 12 लोगों ने अपनी किडनियां मानव अंगों का व्यापार करने वाले गैंग को बेच दी। इस गैंग का ताल्लुक कोलकाता से भी है। पुलिस ने जांच शुरू की, 3 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। एनडीटीवी के रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती धरमतुल गांव गए, जहां उन्होंने देखा कि गांव वाले इतने गरीब और महाजनों के कर्ज में दबे हुए हैं कि उन्हें पैसा लौटाने के लिए अपनी किडनी बेचना तक सही लगा। पिछले कुछ सालों से ये चलन बढ़ा है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास काम भी नहीं है तो खाएंगे कहां से। यह असम में किडनी के अवैध कारोबार का अब तक का सबसे बड़ा रैकेट है जो सामने आया है। गुवाहाटी से 85 किलोमीटर पूर्व मोरीगांव जिले का धरमतुल गांव। ये गांव किडनी की खरीद बिक्री के अवैध कारोबार के कारण सुर्खियों में है। गांव की विलेज डिफेंस पार्टी ने इस गिरोह की पोल खोली जब उन्होंने एक महिला और उसके बेटे को गांव के एक गरीब से दस्तखत करवाते देखा। वो गरीब पैसे के बदले अपनी किडनी बेचने जा रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव के कम से कम 12 लोगों ने पुलिस को लिखित में दिया है कि वो पैसे के लिए अपनी किडनी बेच रहे थे। हालांकि उन्हें कभी भी वो पैसा नहीं मिला जिसका वादा उनसे किया गया। किडनी खरीदने वाला गिरोह कोलकाता के एक अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करवाता था। यह अस्पताल पहले से ही पुलिस के राडार पर था।
37 साल के सुमंत दास पेशे से मिस्त्री हैं। पिछले 1 साल में लॉकडाउन के कारण उनके पास काम भी नहीं था। वो अब भारी काम नहीं कर पाते क्योंकि साल भर पहले उन्होंने अपनी एक किडनी इस गिरोह को बेच दी। सुमंत को 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। उन्हें बेटे के दिल की बीमारी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। किडनी तो बेच दी लेकिन पैसा मिला सिर्फ 1.5 लाख रुपए। मैं अपने बेटे का ठीक से इलाज नहीं करा सका। उसके दिल में छेद है, लेकिन हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिले। अब मैं भी स्वस्थ नहीं रहता, भारी काम नहीं कर सकता, हर वक्त थकान रहती है। हमारे 3 बच्चे हैं, ऊपर से सर पर महाजन का कर्ज है। उसके आदमी पैसा मांगने घर आते थे तो हमने सोचा ये एक रास्ता है, कर्ज भी चुका देंगे और बेटे का इलाज भी करा देंगे। स्थानीय गांव वाले जिन्होंने इस गिरोह का पर्दाफाश किया, उनका दावा है कि शुरू में 4-5 साल पहले कुछ ही लोगों ने अपनी किडनी बेची, लेकिन बीते 1 साल में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई। लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था तो किडनी गिरोह ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। 5 साल पहले से ही अवैध व्यापार चल रहा था। लोग कोलकाता जाकर किडनी बेच कर आते थे। हमें पता चल रहा था, लेकिन हम इसका भंडाफोड़ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब मजबूर थे, लेकिन कुछ लोग आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में भी ऐसा कर रहे थे। दक्षिण धर्मतुल गांव के लोगों ने किडनी के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को सबसे पहले पकड़ा, मगर इस गांव के लोगों का ये दावा है कि ये सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं है। असम में ऐसे और भी गांव हैं जहां पे जो गरीब लोग हैं उनको किडनी के व्यापार में फंसाया जा रहा है। सिर्फ गांव के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस किडनी गिरोह का शिकार बनी। मेरे पति विकलांग हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। मैंने 70,000 रुपए का कर्ज लिया था। ऊपर से गांव के महाजन का भी हम पर कर्ज था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने 4.5 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन 1 लाख रुपए कम ही दिए। जैसे ही गिरफ्तारियों की खबर फैली, गांव के कई युवक जो किडनी बेचने कोलकाता गए थे, डर के मारे अब वापस लौट रहे हैं। मुझे बीते 1 साल से 5,000 रुपए की किश्त हर महीने चुकानी पड़ रही थी। लॉकडाउन के कारण काम नहीं है। मुझे मुफ्त चावल तो मिलता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसलिए मैंने किडनी बेचने का फैसला किया। मैं ये भी सोच रहा था कि ये सही है या गलत। अंत में मैं अपनी पत्नी के साथ कोलकाता से भागकर यहाँ आ गया। उस गिरोह को इसका पता नहीं चला। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आज पर प्राथमिक जांच में हमें कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने किडनी बेची। अब हम दलालों और किडनी लेने वालों को भी ढूंढ रहे हैं। धर्मतुल गांव के इन लोगों ने किडनी के अवैध धंधे से जुड़े एक दलाल को तो पकड़ लिया, लेकिन उनका मानना है कि ये गोरख धंधा बहुत बड़ा है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस को इसकी जड़ तक जाना चाहिए, ताकि फिर कोई गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर ऐसा काम न कर सके। धर्मतुल से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब इस दौरान अगर कोई बाहरी व्यक्ति हरिद्वार पहुंचता है तो उसे 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही जिले में प्रवेश करने की कोशिश करने पर लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। एसएसपी ने आदेश जारी किया है कि जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, जिससे कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर या तो वैक्सीन नहीं लग रहा है या फिर भेदभाव की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन बातों को लेकर अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हंगामा भी देखने को मिलने लगा है। जिला टीकाकरण अधिकारी की दलील है कि टीकों की सप्लाई सीमित है, जिससे परेशानी हो रही है, और जहां कम वैक्सीनेशन हुए हैं उन जिलों में वैक्सीन ज्यादा आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जितनी वैक्सीन आती है उतनी लगा दी जाती है। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर आज है वाराणसी के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरह से चुनावी बिगुल भी आज से उत्तर प्रदेश में फूंका जाएगा। दूसरी खबर, चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एलएसी को लेकर बातचीत हुई है।
तीसरी खबर, रक्षा समिति की जो बैठक हुई उसमें से राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी सांसद जो हैं उन्होंने वॉकआउट किया है। चौथी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई, जहां पर रिपोर्ट मांगने में ट्विटर से भारत पहले नंबर पर रहा है। और पांचवी खबर है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर शरद पवार ने इस खबर को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि मैं नहीं बनूंगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, इस पोल में हिस्सा लीजिए, चुनिए अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको विस्तार से NDTV इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।